हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में जो है फिर से हम आ गए हैं इंग्लिश का जो आप लोग का सीरीज चल रहा है। उस सीरीज में जो है हर साल का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो लगभग पीछे का 2-3 साल का 17, 18, 19 का पेपर सॉल्व कराया गया है। आज जो है हम 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें और उनका भी कुछ उद्धार हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है और एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए कि हमारे चैनल पे सीरीज चलाया जा रहा है जो कि कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ने के उद्देश्य से यह सीरीज चलाई जा रही है। कम समय में आप ज़्यादा पढ़ेंगे और जो है अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ अब पढ़ना स्टार्ट किए हैं। बाकी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो अपने नोट्स के साथ अच्छे से रिवीजन करें और प्रैक्टिस के लिए ये सीरीज वह ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, सेकेंड सेमेस्टर वालों का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया हुआ है, मतलब हर ईयर के पेपर में आया हुआ है। तो आपको जो बाइलिंगुअल मेथड है उसको किसने इन्वेंटेड किया था? आपके प्रोफेसर CJ डॉटसन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। तो क्या होगा? बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। इसमें जो है आपका द आर्टिकल यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। ये मैंने आपको, जो इसके पहले वाला है उसमें मैंने आपको डिग्री बहुत अच्छे से समझाया है। हालांकि फिर से आप समझ लीजिए, जो डिग्री होता है वो एडजेक्टिव का बनता है। डिग्री 3 तरीके के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक कॉम्परेटिव होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। और इसमें भी डिग्री जो है चेंज होते हैं, वो 2 तरीके से होते हैं, समझिएगा। वन साइलेबल वाले जो वर्ड होते हैं, वन साइलेबल को बोलते हैं मतलब एक शब्द। जैसे आपका क्या हो गया? रेड हो गया, ठीक है, गुड हो गया। ये सब कौन से हैं? वन साइलेबल वाले वर्ड है, मतलब इनको बोलने में लगता है कि ये एक शब्द है। और जो 2 साइलेबल वाले वर्ड होते हैं, जब हम इनको बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 शब्दों से मिलके ये एक शब्द बना हुआ है। जैसे ब्यूटीफुल, ये आपको क्या लग रहा है? जैसे कि ब्यूटी अलग है और फुल अलग है। तो ये ऐसे वर्ड जो होते हैं, जो ऐसा लगता है कि 2 शब्दों से मिलके एक शब्द बना हुआ है, वो आपका 2 साइलेबल कहलाता है। तो ठीक है। तो ये आपका जो 2 साइलेबल वर्ड है वो कौन सा है? ब्यूटीफुल। एक बार समझ लेंगे तो आप ही के लिए आसानी होगा। तो ये जो आपका 1 साइलेबल वाला है वर्ड है, इसको जब हम पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और ये आपका सुपरलेटिव में चेंज करते हैं, तो कॉम्परेटिव में आपका ER लगता है और सुपरलेटिव में आपका EST लास्ट में ये जुड़ के बनता है, ठीक है। और आपका 2 साइलेबल में जो बनता है कॉम्परेटिव में, इसमें होता है आपका मोर, ठीक है। मोर, और सुपरलेटिव में वो आपका होता है मोस्ट, ठीक है। यानी मोर ब्यूटीफुल, और इस सुपरलेटिव में हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। अब देखिएगा, आपका जो 1 साइलेबल वाले वर्ड है, जैसे रेड है, तो इसमें जब बनेगा आपका, तो ये रेडर हो जाएगा। और जब सुपरलेटिव हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? रेडेस्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे गुड का बनाते हैं तो गुड का क्या होता है कॉम्परेटिव डिग्री? बेटर। देखिए लास्ट में ER लग रहा है और फिर क्या हो जाता है इसमें? सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है, तो लास्ट में EST जुड़ा। तो वही कहने का मतलब है कि जब आपके 2 साइलेबल वाले वर्ड होंगे, मतलब जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, जॉयफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ये सब क्या है? 2 साइलेबल वाले वर्ड है। जब ऐसे आपको आएंगे क्वेश्चन में और आपको डिग्री पूछेगा, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री अभी हमने मैंने आपको क्या बताया? मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 सही होगा, ये मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आपका क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है। और जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो बस सामान्य एक एडजेक्टिव ही होता है।
एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो डिग्री है ये 3 तरीके का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ठीक है, आपके ये जो पॉजिटिव और कॉम्परेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं वो आपके एडजेक्टिव वर्ड के ही बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, आइडियम्स, सेंटेंसेस etc। इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच मेथड मतलब कौन से तरीके में मदर टंग यूज्ड मतलब मातृभाषा का यूज होता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज यानी प्राथमिक अवस्था के समय, टू एक्सप्लेन द मीनिंग यानी व्याख्या करने के लिए नए वर्ड्स का, फ्रेजेस का, आइडियम्स का और सेंटेंसेस का। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हम मदर टंग का यूज करते हैं, वह भी प्राथमिक अवस्था में, वो भी आपके वर्ड्स, फ्रेजेस, आइडियम्स और सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यह कौन से तरीके में होता है आपका? बाइलिंगुअल मेथड में होता है। इसमें आप दो भाषाओं का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आपका मदर टंग होता है और जो भी स्थानीय चीज मतलब स्थानीय भाषा होती है जिससे बच्चे सीखने चाहते हैं। ठीक है, यानी मदर टंग का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें देखिएगा प्रीपोजिशन में क्या है, ही डाइड कॉलरा, तो इसका सही आंसर होगा ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से जो है मर गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका। अब हम आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ऊपर का 5 ऑब्जेक्टिव था, अब हम वेरी शॉर्ट आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको जो है इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस चेंज करने का रूल जो होता है एक बार समझ लीजिएगा। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं ये आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। और जो आपका सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में का क्या हो जाता है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, समझिएगा। और एक बात कॉमन है जो कि हर एक टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिएगा, पवन कील्ड अ स्नेक, तो ये देख रहे हैं ईडी यानी पास्ट है, तो अ स्नेक वॉज कील्ड बाई पवन, ये हो जाएगा आपका एक्टिव से पैसिव। अब अगला क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये जो है आपका सेंटेंस गलत है, इसको करेक्ट करना है। तो देखिएगा, कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये जो आपका कैटल्स है यह अपने आप में बहुवचन ही है, इसको यस लगाने की जरूरत नहीं है। यही आपका क्या है, करेक्ट नहीं है, इसी को आपको करेक्ट करना है। जो ये आपका कैटल है ये अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है, इसमें हम यस नहीं लगाते हैं। जैसे आर्मी हो गया, आर्मी में जो है हम ARMY आर्मी हो गया, इसमें हम यस नहीं लगाते हैं, ये क्या है, अपने आप में ही क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, क्राउड हो गया आपका, इसमें हम क्राउड्स नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्राउड अपने आप में ही यह बहुवचन है। तो इसके साथ वाज का यूज नहीं करते, वर का यूज करते हैं। समझ में आ गया, कैटल्स वेयर, एक मिनट इसको इरेज करते हैं फिर समझ में आएगा आपको। देखिएगा, कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यस नहीं लगेगा और इसका करेक्ट सेंटेंस यही है, कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्यों यस नहीं लगेगा, समझ में आ गया, क्योंकि ये सब ऐसे मतलब शब्द हैं या वर्ड्स हैं जो अपने आप में ही क्या है, बहुवचन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई नाउन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में आपको नाउन पहचानना है। ठीक है, तो सुरेश
मतलब नाउन का डेफिनेशन का क्या है आपको पता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, ठीक है। तो सुरेश क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका नाउन होगा। प्रयागराज क्या है? ये किसी स्थान का नाम है, तो प्रयागराज भी आपका नाउन होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ये आपका है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसको हमें किस में बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। किस में बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिएगा क्या है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो सबसे पहले आप रूल देखिएगा, इसमें क्या है? ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं? तो इस वजह से सेड टू की जगह क्या आ जाएगा? आस्क्ड आ जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे आपका सेज होता तो ये आस्क में चेंज होता, ठीक है। सेड है इसलिए यह चेंज हुआ है आपके आस्क्ड में, ओके। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब आपका डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चंस वर्ड रहेंगे, जैसे व्हाट है, व्हेन है, ठीक, तो यहाँ कॉमा हटने के बाद दैट नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, व्हाट इज योर नेम। तो इसमें जो है आपका व्हाट का व्हाट ही रहेगा, और जो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तुरंत क्वेश्चंस वर्ड के बाद नहीं लगेंगे, इस वजह से ये वॉज बाद में आया। और ये जो आपका योर है, ये आपका सेकंड पर्सन है, तो यह चेंज किसके साथ होगा? आपके फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये मी, योर जो है मी से चेंज होगा, तो मी का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। तो समझ में आया? ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। सेड का आस्क्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में यह क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी हो जाएगा। ये कॉमा हटने के बाद डैट नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के पहले हम डैट रिपोर्टेड यानी डायरेक्ट स्पीच में नहीं लगाते हैं। कॉमा हटाने के बाद या इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद डैट नहीं लगेगा। फिर उसके बाद व्हाट, व्हाट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सॉरी, व्हाट। फिर योर जो है आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा। ये जो योर है आपका, ये सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा, तो मी का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। फिर नेम आ जाएगा, और आपका जो ये इज है यानी हेल्पिंग वर्ड वर्ब है, ये लास्ट में आ जाएगा वॉज, ठीक है। जो बच्चे पढ़े हैं वो अच्छे से समझ लेंगे, और जो पहली बार समझ रहे होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके तो सर के ऊपर से ही आएगा, ये तो मुझे भी पता है। बट इतना टाइम नहीं है कि अब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम डिटेल में पढ़ाऊं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट है, तो जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए इजी है। अब जो नहीं पढ़े हैं उनको तो मैं अलग से टाइम दे के पढ़ा नहीं सकती हूँ। हालांकि अगर कोई बच्चों को परेशानी है तो वो कमेंट करेंगे, मैं उनको स्पेशली एक छोटा सा क्लास जो है प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें आपका इनडायरेक्ट स्पीच में फिर से आपका क्लास ले लूंगी, ठीक है। तो समझिएगा फिर से, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम का इनडायरेक्ट जब हम बदलेंगे तो क्या होगा? ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, fill in the blank by selecting appropriate verb from the bracket। आपको क्या करना है? इसमें दो दिए गए हैं वर्ब, इसको आपको suitable वर्ब इसमें फिल करना है। तो देखिएगा, कमला हैज अ लेटर, ये आपका जो इसमें फिल करना है, तो ये आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो आपका थर्ड फॉर्म क्या है? रिटेन है, राइट। राइट सेकेंड, सॉरी, ये जो है राइट, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये रोड सेकंड फॉर्म है, और रिटन जो है वो आपका थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमला हैज रिटन अ लेटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव विथआउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब इसको निगेटिव में चेंज करना है। मुकेश इज वाइजर देन श्याम, तो इसका निगेटिव होगा श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपका हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। देखते हैं इसका,
क्या पूछा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट्स डिनोटिंग अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये क्या गुण दर्शाता है, ठीक है, कार्य या क्रिया दर्शाता है और इस अवस्था जो है वो दर्शाता है, ठीक। समथिंग विच वी कैन नॉट सी, और जो हम देख नहीं सकते हैं, जैसे टच यानी छूना, ठीक है, गुडनेस, नहीं सॉरी देखिएगा, समथिंग विच वी कैन नॉट सी मतलब कि जो हम देख नहीं सकते हैं, जैसे होता है जिसको हम देख नहीं सकते बस छू सकते हैं, ठीक। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है वो है गुडनेस, ट्रुथ यानी सच्चाई, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, लॉफ्टर मीन्स हंसना, स्लीप मीन्स सोना। मतलब आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वह जो है गुण बताता है, क्रिया बताता है और अवस्था बताता है, ठीक है। और जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, छू सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आपका भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आपका जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है उसका मेन कैरेक्टर लिखना है, यानी मुख्य लक्षण लिखना है। तो चलिए समझते हैं। पहला मुख्य लक्षण है आपका, डॉक्टर वेस्ट वॉज वन ऑफ द दोज हु फर्स्ट पेड अटेंशन टू द selection and grading of vocabulary and look the first step इन इट्स रिफॉर्म। आपके जो डॉक्टर वेस्ट हैं वो सभी में से एक हैं जिन्होंने अटेंशन दिया किस पे? शब्दों के चुनाव पे, ठीक है, शब्दावली के चयन पे और ग्रेडिंग पे ध्यान दिया, ठीक है। और एंड टुक द फर्स्ट स्टेप इन इट्स रिफॉर्म, और इसके सुधार में क्या किया? इन्होंने इस दिशा में पहला कदम यानी फर्स्ट स्टेप इन्होंने उठाया, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर से देख लीजिएगा। डॉक्टर वेस्ट जो हैं उन्होंने सबसे पहले शब्दों के सिलेक्शन पे और वोकैब की ग्रेडिंग पे सबसे पहले ध्यान दिया, और जो है इसके सुधार में, रिफॉर्म में होता है सुधार में, ठीक, और इसके सुधार में सबसे पहले इन्होंने कदम उठाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला लक्षण देखते हैं। वेस्ट न्यू मेथड इज वेरी इफेक्टिव इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग थ्रू इट हैज सम इम्पॉर्टेंट पीडियोलॉजिकल ड्रॉबैक, ठीक है। आपका जो वेस्ट न्यू मेथड है वह बहुत ही क्या है? प्रभावशाली है, ठीक है। जो आपका वेस्ट न्यू मेथड है इज वेरी इफेक्टिव, यह बहुत प्रभावशाली है इन द टीचिंग ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ाने के लिए, शिक्षण में क्या है ये आपका डॉक्टर जो सॉरी वेस्ट न्यू मेथड है वह बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण क्या है? पीडियोलॉजिकल ड्रॉबैक भी है, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे लक्षण पे। इन द व्यू ऑफ लिमिटेड In the view of limited time now available for teaching English and considering the fact the most of the Indian children will need only a passive knowledge of its in their future occupations, these method can profitably it employed in teaching the language in India. समझिएगा, इसमें दिया है इन व्यू ऑफ द लिमिटेड टाइम, मतलब कि देखते हुए, मतलब लिमिटेड टाइम में, सीमित समय में, आज नाउ अवेलेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश, मतलब आज के टाइम में टीचिंग इंग्लिश क्या है? अवेलेबल है, ठीक है। एंड कंसिडरिंग, इस पे विचार किया जाता है। द फैक्ट, फैक्ट क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन, बहुत सारे जो इंडियन चिल्ड्रन है, विल नीड ओनली अ पैसिव नॉलेज, मतलब इनको क्या होता है कि मतलब निष्क्रिय नॉलेज, ठीक है, चाहिए होता है, मतलब वो उसको बहुत अच्छे से सक्रिय होके नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, निष्क्रिय टाइप का नॉलेज उनको चाहिए होता है। इन द फर्दर ऑक्यूपेशन, आगे वह ताकि चल के क्या करें? किसी भी ऑक्यूपेशन यानी कोई भी जब करे, कार्य करें, ऑक्यूपेशन करें, व्यवसाय करें भविष्य में, तो क्या हो उसमें वह थोड़ा सा यूज हो जाए, ठीक। दिस मेथड कैन profitably by employed in teaching the language in India। इस पद्धति को क्या है? भारत में भाषा सिखाने में लाभप्रद राज्य से क्या किया गया है? ये नियोजित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आपके भारत में जो है इंग्लिश को सब निष्क्रिय
तरीके से पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं आगे इसको किसी भी व्यवसाय में इस सब की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह जो तरीका है वह आपके इंडिया में इस तरीकों को क्या किया जा सकता है, लाभप्रद ये हमारे लिए है। ठीक, अगला है आपका द ग्रेटेड द ग्रेडेड रीडर कंपेनियंस कंपोजिशन बुक सप्लीमेंट्री रीडर्स एंड टीचर्स हैंडबुक वेयर ऑल इंटरेस्टिंग एंड अपीयर्ड टू बी हेल्पफुल। ठीक है, आपका जो ग्रेडेड रीडर्स यानी श्रेणीबद्ध पाठक, ठीक, कंपेनियन यानी साथी, कंपोजिशन बुक यानी पूरक पाठक, ठीक है, और जो है टीचर्स हैंडबुक यानी जो है आपके शिक्षक पुस्तिकाएं, ठीक है, क्या है, वेयर ऑल इंटरेस्टिंग, ये सभी क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड अपीयर्ड टू बी फुल सॉरी हेल्पफुल, और ये क्या है, सब बहुत ही उपयोगी भी प्रतीत होती है। द प्रैक्टिस एक्सरसाइज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसकी जो प्रैक्टिस है वह बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। ये है आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की सारी लक्षण। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग इन प्रोसेस। तो आपका जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसका क्या एम है, यानी सॉरी एम नहीं पूछा है, यूज पूछा है, उपयोग पूछा है। तो ऑडियो विजुअल एड्स को हिंदी में बोलते हैं आपका श्रव्य दृश्य सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या प्रयोग है आप सभी को पता है। इसके द्वारा क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जाता है और बच्चे सक्रिय होकर क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो समझिएगा, ऑडियो विजुअल एड्स इनहेंस टीचर्स स्किल। आपका जो ऑडियो विजुअल एड्स है वह टीचर की स्किल को क्या करता है और प्रभावित करता है और बढ़ाता है। विच हेल्प्स टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, उससे क्या मदद मिलती है कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वह बहुत इफेक्टिव हो जाती है, यानी प्रभावशाली हो जाती है। एंड मेक लर्नर्स एक्टिव इन द क्लासरूम, और जो अधिगमकर्ता होते हैं वो क्लासरूम में क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स की मान लीजिए एग्जाम्पल कौन सा है, टीवी हो गया, वीसीआर हो गया, कंप्यूटर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें आपको स्पेलिंग फिल करना है वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, आपका यन होगा, इन RUCTION, इसमें इंस्ट्रक्शन होगा। इसमें आपका सेंटेंस होगा SENTENCE। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका fill in the blanks by selecting appropriate article from the bracket। आपको इसमें क्या करना है, आर्टिकल फिल करना है। तो देखिएगा, आपको पता है आर्टिकल 3 है, अ, एन और द। तो इसमें क्या फिल होगा, देखिए इसमें आपको हेल्प के लिए दिया भी है, अ और एन दिया है। तो इसमें ये बताइए, आस आईसा अ होगा कि एन होगा, क्यों अ होगा, क्योंकि ये जो है आपका कॉन्सोनेंट है, वॉवेल होता तो एन होता, तो यहाँ पे अ होगा। अ आई सा अ कैट यस्टरडे। अगला क्वेश्चन है, आई हैव, ये ओ जो होता है आपका ए ई आई ओ यू, ये आपका क्या है, वॉवेल है। तो वॉवेल के साथ क्या यूज होता है, एन यूज होता है। तो ऑरेंज क्या है आपका, वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पे एन यूज होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। राइट द एम्स ऑफ पोएट्री राइटिंग, यानी आपके पोएट्री राइटिंग यानी काव्य लेखन का आपको उद्देश्य लिखना है। ठीक है, क्या काव्य लेखन का उद्देश्य लिखना है। तो देखिएगा, काव्य लेखन होता क्या है, सबसे पहले देखिएगा, पोइट्री इज बीइंग taught because it provide the students with a kind of linguistic experience. The general aims of teaching poetry are, देखिएगा इसमें लिखा है कि कविता इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि विद्यार्थियों को यानी स्टूडेंट्स को एक प्रकार का भाषाई अनुभव, लिंग्विस्टिक में क्या होता है, भाषाई एक्सपीरियंस में होता है अनुभव। ठीक है, तो कविता इसलिए पढ़ाई जाती है बिकॉज, क्योंकि इसके द्वारा क्या किया जाता है, यह विद्यार्थियों को एक प्रकार का भाषाई जो है अनुभव प्रदान करती है।
ठीक है। और ये जनरल एम ऑफ टीचिंग पोएट्री, और आपका जो काव्य शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य ये नीचे है। तो सबसे पहले है टू डेवलप्स इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन पोएट्री, यानी कविता में छात्रों की रुचि को विकसित करना। डेवलप मीन्स होता है विकसित, इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि। ठीक है, पोएट्री में जो है आपका स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को और डेवलप करना। अगला है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू डिराइव एस्थेटिक प्लीजर फ्रॉम पोएट्री। तो समझिएगा, छात्रों को, ठीक है, छात्रों को कविता से सौंदर्यात्मक आनंद प्राप्त करने में और सक्षम करना। ठीक, अगला है टू डेवलप द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। छात्रों की जो है इमेजिनेटिव फैकल्टी मतलब कल्पना शक्ति को और विकसित करना। ठीक है, अगला है आपका टू एक्वाइंट द स्टूडेंट्स विथ डिफरेंट स्टाइल ऑफ पोएट्री। छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को विभिन्न जो है शैलियों से परिचित कराना। एक्वेंट मीन्स होता है परिचित। स्टूडेंट्स को अलग अलग यानी डिफरेंट स्टाइल ऑफ पोएट्री मतलब कविता की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। ये आपका क्या है, एम ऑफ पोएट्री राइटिंग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। आपको जो है अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है जिसमें क्या करना है कि अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, और किस विषय में, उसको अपने भाई की शादी में इनवाइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कौन सा लेटर है आपका, इनफॉर्मल है। ठीक, अब देखिए आप कैसे जो है, वैसे अगर हिंदी में लिखना होता तो आप लोग लिख ही देते, हालांकि इंग्लिश भी इतना टफ नहीं है। एक बार आप मैं आपको समझा दे रही हूँ तो आप समझ जाएंगे, तो अपने शब्दों में लिखने का पूरा ट्राई करेंगे। सबसे पहले इधर क्या लिखते हैं, हम एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद फिर देखिएगा इनफॉर्मल है इसलिए डियर लिख सकते हैं, यहाँ सर नहीं लिखेंगे। डियर मनीष, I am pleased to inform you that my brother's marriage has been fixed and the marriage ceremony is scheduled to take place on 20 January. लिखा गया है I am pleased, pleased मीन्स होता है खुश होना। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं मतलब कि मैं तुम्हें सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ, या तुमको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह कह सकते हैं कि मुझे तुम्हें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माय ब्रदर्स मैरिज, की मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है, और मैरिज सेरेमनी इस शेड्यूल यानी मैरिज सेरेमनी जो है वो 20 जनवरी को होगा। दिस इज एन एडवांस इंफॉर्मेशन टू यू। यह तुमको जो है एडवांस में मैं तुमको सूचित कर दे रहा हूँ। अ फॉर्मल इनविटेशन कार्ड इज बीइंग सेंट टू यू सेपरेटली। मतलब जो आपका एक इनविटेशन कार्ड होता है वह तुम्हारे पास जो है भेज दिया जाएगा। अगला है द ब्राइडल साइड इज फ्रॉम नोएडा एंड द रिसेप्शन विल बी हेल्ड इन द कम्युनिटी सेंट्रल हॉल एट राजौरी गार्डन विच इज वेरी क्लोजर टू आवर रेजिडेंस। कहने का मतलब है जो ब्राइडल साइड यानी जो दुल्हन की साइड के लोग हैं वो नोएडा से हैं, और रिसेप्शन जो है आपका वो वहीं पे होगा, कहाँ, कम्युनिटी सेंटर हॉल जो कि राजौरी गार्डन में है, और वह बहुत ही विच इज वेरी क्लोज, जो कि बहुत ज्यादा नजदीक है, आवर रेजिडेंस मतलब हमारे निवास स्थान से बहुत ही क्लोज है। द ब्राइड ग्रूम इज वर्किंग एज अ सेल एग्जीक्यूटिव इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, जो दूल्हा है वो क्या है, सेल एग्जीक्यूटिव में क्या है, वह जॉब करता है। फिर उसके बाद आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक इट convenient to attend the reception and the marriage ceremony along with your parents। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज हमारे मतलब कि भैया की शादी में और रिसेप्शन में अपनी फैमिली यानी अपने पेरेंट्स के साथ आना। ठीक है, अगला है फिर आई होप यू विल रिस्पॉन्ड टू माई इन्विटेशन। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे इन्विटेशन का जो है उत्तर दोगे। उसके बाद प्लीज कन्वे माई रिकॉर्ड्स टू योर पेरेंट्स, और तुम मेरे मतलब नमस्कार को या मेरे प्रणाम को अपने पेरेंट्स तक पहुंचा देना। ये
फिर उसके बाद योर लविंग पवन, ये है आपका जो है इनफॉर्मल लेटर, जो कि किसके बारे में है, अपने दोस्त को वो इनवाइट कर रहा है अपने ब्रदर के मैरिज पार्टी में। तो ये था आपका लेटर, इस हिसाब से लिखा जाता है। और ये जो है इंग्लिश का पेपर आज का 2020 का था, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से सॉल्व कराया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो एक बार वीडियो देखिएगा, 2 बार देखिएगा, और जहां जहां जो क्वेश्चंस नए लग रहे हो, जहां आपको लग रहा हो कि आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उसको 1 बार 2 बार फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे रूल अच्छे से समझ लीजिएगा, आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के रूल समझ लीजिएगा, और स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जो भी रूल है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं, अब मिलते हैं कल 2021 के पेपर के साथ। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, बाकी रिवीजन करते रहिए, एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, जितना हो सके उतना खुद को पढ़ाई में ही व्यस्त रखें ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े, और अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो विदाउट एनी बैक। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाकी कोई समस्या होती है अगर आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम जो आपका टेलीग्राम आईडी है हमारा, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका समाधान आपको अवश्य कराया जाएगा। तो चलिए थैंक यू फिर, ओके।